Hello students, today we are starting the chapter units and measurements. आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले we'll be talking about introduction to physics, then physical quantities, then units, their classification and system of units. After that we'll be talking about dimensions. Dimensions में क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला और 3 एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा मेजरमेंट शुरू होगा और जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स का, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है एरर्स और उसी से रिलेटेड पार्ट आता है मेजरमेंट्स किसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। वी विल सी द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू वॉच। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। अभी आप देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स की बुक में दे रखा होता है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बट इसके भी मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन एक्यूमुलेट कर लिए, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लिए। सबसे पहला, व्हाट इज फिजिक्स? आई थिंक सब जानते हैं, नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किस लॉ से गवर्न होते हैं, उनके मैनिफेस्टेशन क्या हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट आर द 2 प्राइम थ्रस्ट इन फिजिक्स। थ्रस्ट मतलब किसके ऊपर पूरी फिजिक्स ऑपरेट करती है। वर्ड आया यूनिफिकेशन एंड डिडक्शन। क्या मतलब है इनका? यूनिफाई का मतलब है लिंक करना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल ऑर्स्टेड, आपको याद होगा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि भाई अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है उसको हम करंट कैरिंग वायर के पास रखें तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ऑर्स्टेड ने हमें ये चीज बताई कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड अप है, मतलब 2 कंसेप्ट को क्या कर दिया, यूनिफाई। फिर आगे आगे मैक्सवेल ने भी यही आगे बताया कि भाई ये सारे कंसेप्ट आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड। अगला कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है सबको, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इन टॉपिक्स में हम किससे डील करेंगे, फोर्सेस के साथ। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सबसे पहली फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक सारे जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा वी हैव 2 मासेस। इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। यहां पे हम डील कर रहे हैं किसके साथ, चार्जेस के साथ। वी आर गोइंग टू डील विद व्हाट, चार्जेस। तो जहां हम चार्जेस की बात करेंगे, उनसे फोर्सेस की हम बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट कम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बच्चों नाम दर्शा रहा है किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर आप देखते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स रिपेल कर रहे हैं, बट तब भी न्यूक्लियस में बाउंडेड है। तब भी न्यूक्लियस में क्या है, बाउंडेड है। तो उनको कौन बाउंड कर रहा है, वो जो बाउंडिंग करने वाली फोर्स है वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रहिए चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। उसी के बाद अगर हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स, सो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, बट ये तब ऑपरेट में आती है जब न्यूक्लियस में कुछ सर्टेन प्रोसेस का डिके होता है, जैसे कि बीटा डिके, वहां पे हम इसको डील करेंगे। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स हम मैकेनिक्स में डील करेंगे, ग्रेविटेशन टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थ्रू आउट चार्जेस, और अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम डील करेंगे किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं आगे इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस टॉपिक से कि भाई बताओ किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सबसे वीकेस्ट है। तो यदि हम देखें सबसे कमजोर यहां पे कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब अगर मैं बात करूं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की,
यदि मैं इसको डिनोट करता हूं 1 से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो है 10⁻⁻², मतलब इसकी 1/100। ये एक रिलेटिव टर्म हम निकाल रहे हैं कि अगर मैंने इसको वैल्यू दी 1 तो ये कितनी हो गई 1/100। वीक न्यूक्लियर फोर्स और छोटी, ये कितनी हो गई 10⁻⁻13। कितनी 10⁻⁻13। और सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है 10⁻⁻39 टाइम्स। मतलब अगर मैं बात करूं सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में देखें, सो जो फैक्टर है दैट इज कमिंग आउट टू बी 10⁻39 टाइम्स, राइट। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि भाई यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻⁻² है, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है 10⁻⁻39। अब हमें रेशियो चाहिए इन दोनों का। सो हमने कहा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेशियो हम जानना चाहते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻39 टाइम्स, ये 10⁻⁻13, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13। सो ये हमें मिल गया कितना 10⁻⁻26। अगला पार्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग को हम अगर 1 से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या थी 10⁻⁻², मतलब 100। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों हमारा शुरू होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और उसमें सबसे पहली टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर क्वांटिटीज? जब हम बात करते हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो कि हमारी यूज होती हैं फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्ड यूज किया मेन। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? मेन क्या, हम इसको कैसे मेजर करें, क्या मेजर करें? अब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट यदि मैं बोलूं एज ऑफ मेन, अब हम इसको मेजर कर सकते हैं। मैं बोलूं वेट ऑफ मेन, अब हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या बन गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज मैंने लिखा यहां ग्लास। ग्लास इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या बन गई फिजिकल क्वांटिटी। उसकी थिकनेस क्या बन गई फिजिकल क्वांटिटी। सो जो भी हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल क्वांटिटी। मूविंग ऑन, फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कई तरीके से। सबसे पहला तरीका है उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज से, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अब स्केलर और वेक्टर सारे जानते हैं भाई। स्केलर आर दोज क्वांटिटीज जिनका सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको डिस्क्राइब करने के लिए। डायरेक्शन हो सकती है बट डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको डिस्क्राइब करने के लिए। सो मैग्नीट्यूड यस, बट डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर हम बात करें वेक्टर की, तो भाई मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और एक चीज और, ये लॉज जो भी वेक्टर के हैं उनको फॉलो करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा के सारे लॉज को ये फॉलो करेंगे। अब देखते हैं स्केलर, जैसा कि हमने बोला विच हैव मैग्नीट्यूड बट आर
बट नो डायरेक्शन। एक और बेहतर तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन अगर है भी तब भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको डिस्क्राइब करने में तो वो स्केलर रहेगा। क्या रहेगा? स्केलर। जैसे कि आप जानते हैं करंट जो है वो वायर के अलोंग फ्लो करता है बट तब भी उसको क्या कहा जाता है? स्केलर। सो यहां पे हम स्केलर के एग्जांपल देख सकते हैं, मास, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? स्केलर। आगे वेक्टर्स, those quantities which have magnitude and direction and obeys laws of vector algebra। वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉस को फॉलो करता है उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। दोबारा से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले हमने इसको डिस्क्राइब किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन रिक्वायरमेंट। अब हम कैसे इनको डिफाइन कर रहे हैं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और वेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो भाई वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हैं उनको किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या कहलाई जाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर एक नाम और देते हैं बेस क्वांटिटीज। क्या बोल देते हैं हम? बेस और बेस क्वांटिटीज। इनके कॉम्बिनेशन से जो भी नई टर्म बनती है उन सबको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज में। किसे नाम देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज में। दीज कैन बी एज मेनी एज यू वांट। फंडामेंटल कितनी है? 7। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल की, दोबारा से देखते हैं, वो क्वांटिटीज जो अपनी डेफिनेशन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। और अगर हम बात करें इनकी कितनी संख्या है? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, देन कम्स टाइम, देन कम्स टेम्परेचर, देन कम्स करंट, देन कम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा वो किस में आएगा? आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज में। मतलब दोस क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड। अब जो स्पीड है इसको हम दो क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं और वो दोनों फंडामेंटल हैं। कौन कौन सी? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमने इसको डिफाइन कर दिया स्पीड को। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, बट ये क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी प्रकार फोर्स, डेंसिटी, ये सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने बोला एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। मतलब यहां पे भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हम बना रहे हैं। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो हम कह सकते हैं मास अपॉन लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो मतलब ये भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद शुरू करते हैं हम बात मेजरिंग प्रोसेस की। भाई मैंने बोला इस पेन की लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको मैं मेजर करना चाहता हूं। इस पेन की लेंथ क्या है? अब आप क्या जवाब देंगे? 10 सेंटीमीटर, 8 इंचेस, कुछ भी नाम देंगे आप। बट अगर मैं बोलूं इस पेन की लेंथ है 6, तो आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 क्या? किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो हमें नहीं पता। सो जब भी हम मेजरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। मैंने बोला मान लेते हैं इस बोर्ड की लेंथ चाहिए हमें, कितनी है? व्हाइट बोर्ड की। तो मैंने कहा ये लगभग 25 पेन की लेंथ के बराबर है, 25 टाइम्स। मतलब मैंने बोला जो बोर्ड है उसकी लेंथ किसके बराबर है? 25 टाइम्स द लेंथ ऑफ ईच पेन। सो पेन यहां पे क्वांटिटी है, उसका 25 टाइम्स क्या देगा हमें? बोर्ड की लेंथ। अब पेन एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी पेन की लेंथ अलग अलग हो सकती है। सो जब हम बात करते हैं मेजरिंग की तो हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। अब मैंने बोला यदि बोर्ड की लेंथ है 12 फीट, तो यहां पे फीट क्या है? फीट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फीट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
मूविंग ऑन, अब हमने बात की यूनिट्स की, तो यूनिट्स भाई वही है जो मैंने अभी बताया, मल्टीपल, जैसे कि बोर्ड की लेंथ 25 टाइम्स द लेंथ ऑफ पेन, तो पेन यहां पे एक यूनिट की तरह बिहेव कर सकता है। बट अगर हम बात करेंगे यूनिट, किसी को भी हम नाम नहीं दे सकते, पेन तो एक आर्बिट्रेरी यूनिट बना दिया हमने, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हम उनकी बात कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला नाम आया एफपीएस, एफपीएस, अगला नाम सीजीएस एंड लास्ट कम्स एमकेएस। होता क्या था इनिशियली, हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम था। ये सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लेंथ है, मास है और टाइम है, वो अलग अलग सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे एफपीएस में लेंथ किससे रिप्रेजेंट हो रही है? फुट से। मास किससे हो रहा है? पाउंड से। टाइम किससे हो रहा है? सेकंड से। सीजीएस में लेंथ किससे हो रही है? सेंटीमीटर से। मास किससे हो रहा है? ग्राम से। और टाइम किससे हो रहा है? सेकंड से। लाइकवाइज अगर हम बात करें एमकेएस में, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड, नाम में दिखा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मूविंग ऑन, अब हमारे पास अलग अलग सिस्टम हो गए यूनिट्स के, कोई बोलता है एफपीएस, कोई बोलता है एमकेएस, कोई बोलता है सीजीएस। बट हमें एक ऐसा सिस्टम सेट करना था जो इंटरनेशनली सब जगह एक्सेप्टेड हो, इसीलिए हमने एक बनाई बॉडी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। ये एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड था। कौन सा सिस्टम था वो? उस सिस्टम में अगर हम बात करें, ये 3 क्वांटिटीज तो एमकेएस में जो थी वही उठा ली, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज और इंट्रोड्यूस कर दी। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। 3 ऑलरेडी पहले सब में थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। हमने किस पे ऑपरेट किया? एमकेएस पे। एमकेएस में मास किस में था? केजी में। लेंथ किस में थी? मीटर में। और टाइम किस में था? सेकंड में। ये तो एमकेएस हो गया भाई। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का यूनिट बनाया गया केल्विन, उसके बाद करंट का एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो अगर कोई बोले इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, हम बोलेंगे एमकेएस की एक्सटेंडेड रैशनलाइज्ड फॉर्म है। किसके ऊपर बेस्ड है? एमकेएस के ऊपर बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं तो ये एमकेएस के ऊपर बेस्ड, बट इसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ और क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है। अब इनके सिंबल आ गए हैं, केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, सीडी एंड मोल। बच्चों यहां दिख रहा है आपको, केल्विन और एम्पेयर में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पे होता है उसका इनिशियल जो भी हमारे पास सिंबल आएगा वो हमेशा किस में होगा? कैपिटल में होगा। बट जब पूरा लिख रहे हैं तब के कैपिटल नहीं आएगा, तब क्या लिखा जाएगा? स्मॉल ही लिखा जाएगा। हमेशा पूरा लिखते हुए आगे लेटर छोटा, बट जब सिंबल लगा रहे हैं तो हम कैप्स में रखेंगे उनको जो किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिस्ट के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे ये मास, लेंथ, टाइम, एमकेएस के ही हमने उठा लिए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये हमने इंट्रोड्यूस किए एडिशनल 4, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला एंड मोल। ये 4 हमने इंट्रोड्यूस किए हैं एडिशनली। बट ऐसा सिस्टम में हमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ऐड करनी पड़ी। वो 2 कौन सी थी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनको हम आगे देखेंगे। इनका प्लेन एंगल का यूनिट जानते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल की आगे चर्चा करेंगे। इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को आरएडी, रेड, और ये स्टेरेडियन एसआर। तो ये 2 क्वांटिटीज हमने कौन सी इंट्रोड्यूस की हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। These two are what? Supplementary quantities. तो बच्चों दोबारा पूछता हूं, ऐसा यूनिट में अब कितने हमारे पास क्वांटिटी हैं? बिल्कुल 7 तो हमारे पास फंडामेंटल हैं और 2 हमारे पास कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री हैं। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 9 क्वांटिटीज। मूविंग ऑन, फंडामेंटल को एक बार जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटीज थी, पीछे डिस्प्ले हो रही है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये उनके क्या है? यूनिट्स, और ये उनके क्या है? सिंबल्स। मूविंग ऑन, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हमने चर्चा कर ली
फंडामेंटल के ऊपर। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? डिराइव्ड के ऊपर। भाई डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड का हमें एसआई सिस्टम में यूनिट लिखना है, तो स्पीड हम जानते हैं होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर हम बात करें, एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गया? मीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो यूनिट कहलाया जाएगा, इट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स का भी लिख सकते हैं हम इसी प्रकार। डेंसिटी सबका लिख सकते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास हम कह सकते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन किसमें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या बन गया? डिराइव्ड यूनिट। अकेला केजी की बात करें, फंडामेंटल यूनिट। अकेला मीटर, फंडामेंटल यूनिट। बट ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाया जाएगा? डिराइव्ड यूनिट। इसी प्रकार डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारा केजी और ये मीटर माइनस 3। सो दिस वाज व्हाट? डिराइव्ड यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले आया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जानते हैं सारे कि प्लेन एंगल इज अ 2D एंगल, और उसका यूनिट एक तो डिग्री होता है, बट डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? रेडियन। रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर है? एक डिग्री किसके बराबर है? आई थिंक सारे जानते हैं। एक डिग्री है, एक राइट एंगल के 90 पार्ट कर दें, 90 हिस्से कर दें, तो हर एक हिस्सा क्या कहलाया जाएगा? 1 डिग्री। रेडियन क्या है भाई? अगर हम एक आर्क ले लें, वी हैव वन आर्क जिसका रेडियस हमने कह दिया r, और ये लिख दिया आर्क, ये आर्क। यदि ये आर्क और r बराबर हो जाएं, तो जो एंगल बन रहा है दैट विल बी हाउ मच? 1 रेडियन। दैट विल बी हाउ मच? 1 रेडियन। आई रिपीट, ये आर्क और ये रेडियस की लंबाई यदि बराबर हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 रेडियन। या कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं आएंगे, वी है यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। सो यहां पे सिर्फ हमें यूनिट्स के बारे में ध्यान रखना है। इसका यूनिट क्या है? रेडियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है? उसका यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन वो एंगल है जो सबटेंड होता है स्फीयर के सेंटर पर। कब? जब उसका एरिया जो है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको समझते हैं। मैंने कहा जैसे आपने एक बर्थडे पे कैप देखी है या एक आइसक्रीम का कोन देखा है, तो उसमें जो एंगल एनक्लोज होता है वो 2D नहीं होता। ये मेरा हाथ है, यदि मैं ओपन कर रहा हूं तो ये एक प्लेन का एंगल आ गया जो आपको दिख रहा है। बट यदि एक मैं कोन बना दूं तो जो अंदर एनक्लोज होगा एंगल, दैट इज नॉट 2D, दैट इज 3D एंगल। ये हमें दिख रहा है, ये कौन सा एंगल है? 3D एंगल। इसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज 3D एंगल। ये 3D एंगल में एक स्टेरेडियन की वैल्यू कब आएगी? यदि ये जो R है और ये जो एरिया है, ये एरिया यदि इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो जो एंगल यहां बनेगा दैट विल बी हाउ मच? 1 स्टेरेडियन। यहां पे क्या था? R की लंबाई और R बराबर थे। यहां पे क्या है? एरिया जो है रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, then that will be called as what? 1 स्टेरेडियन। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यदि मैंने इसको पूरी आर्क को कंप्लीट कर दिया तो एक सर्कल बन गया। सर्कल की लंबाई 2 पाई r, और रेडियस से डिवाइड कर दिया तो क्या रह गया? 2 पाई। मतलब एक सर्कल में टोटल प्लेन एंगल कितना हो सकता है? 2 पाई। उसी प्रकार अब मैंने ये ओपन करते करते पूरा स्फीयर कवर कर दिया, पूरा स्फीयर कवर कर दिया, यहां से पूरा स्फीयर कवर कर दिया। अब मुझे बताओ ये एरिया किसके बराबर होता है स्फीयर का? पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है और आर स्क्वायर ये है, तो यदि मैं दोनों को डिवाइड करता हूं
तो एक स्फीयर में पूरा सॉलिड एंगल कितना आ गया 4 पाई। कितना आ गया 4 पाई। तो हम एक कंप्लीट सर्कल में प्लेन एंगल कितना बनाते हैं 2 पाई, और सॉलिड एंगल एक कंप्लीट स्फीयर में कितना 4 पाई, राइट। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर यूनिट्स की। नाम आया इम्प्रॉपर, ऐसा क्यों? क्योंकि these are the units which are not of the same nature as that of the physical quantities for which are they are used। मतलब जिसके लिए यूज कर रहे हैं उसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं केजी, किसका यूनिट है मास का, बट जो केजी वेट है इसको हम फोर्स के लिए भी यूज करते हैं। सरप्राइजिंग कि भाई केजी जो है वो तो मास का यूनिट है, बट केजी वेट किसका बन गया फोर्स का। तो हम इसका इंडिकेशन ये है कि भाई सपोज मैंने बोला 4 केजी, तो मास है 4 केजी, 4 केजी वेट मतलब उस 4 केजी के मास का वेट कितना है, फोर्स कितना लगा रहा है धरती पर, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ केजी वेट। सो दिस इज इम्प्रॉपर यूनिट, बट स्टिल वी यूज इट समटाइम्स। देन कम्स डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। रेज्ड मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला L एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको रेज कर दिया 3 टाइम्स, मतलब पावर कितने टाइम्स कर दी 3, तो ये L क्यूब बन गया। तो मतलब हमने कहा ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पे अगर हमें कोई बोले कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम में लेंथ की जो डायमेंशन है वो कितनी है 3, मतलब L क्यूब। यदि मैं वॉल्यूम की जगह एरिया लिख दूंगा, अब लेंथ को कितने से रेज करना पड़ेगा 2 से। सो 2 इसकी क्या कहलाई जाएगी डायमेंशन। बच्चों अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है जिसमें सारी बेस क्वांटिटीज को हम रेज कर देते हैं ताकि वो क्वांटिटी मिल जाए। इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ऑलवेज written by enclosing the symbols of base quantities with appropriate brackets and appropriate powers in square brackets. For example मैंने लिखा मास, मास को मैंने लिखा ब्रैकेट में m की पावर 1, लेंथ नहीं, टाइम नहीं। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले मास में m की क्या डायमेंशन है, तो आप बोलोगे 1। लेंथ की क्या डायमेंशन है 0, टी की क्या डायमेंशन है 0। बट अगर पूछा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में m1 l0 t0, राइट। अब आगे आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन पे। बच्चों एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। क्या हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर है। बट यदि मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, अब ये क्या बन गई इक्वेशन। उसी प्रकार यदि मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बट यहां पे इक्वल टू मास लिख दिया, अब ये क्या बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी साइन आएगा। सो अगर मैंने आपके सामने रखा ये मास की डायमेंशन, ये है मास की 1, लेंथ की 0 और टाइम की 0। डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट्स में m1 l0 t0 और इक्वल टू डाल दिया, तो अब ये पूरी चीज क्या बन गई, ये चीज क्या बन गई डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। दिस टर्न्स आउट व्हाट डायमेंशनल इक्वेशन। आफ्टर दैट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम डायमेंशंस देख लेते हैं दोबारा से। यूनिट्स पे तो काम कर चुके हैं। सो मास में m1, लेंथ में l1, टाइम में t1, टेम्परेचर में ये सारी 0 बट k1, करंट में a1, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में cd1 और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या मोल 1। चलिए बच्चे अब हम काम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने पे
कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। स्टार्टिंग विद मैकेनिक्स, सबसे पहले हमारे पास स्पीड। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड हम जानते हैं इट इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड। तो अगर हम देखें डिस्टेंस और टाइम यहां फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस लेंथ की डायमेंशंस रखता है और टाइम किसकी रखता है बेटा, टी की। सो इसकी जो डायमेंशंस बनी m0 l1 t-1। बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं एक्सेलरेशन पे। बेटा एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी ऊपर जो डायमेंशंस होंगे वो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के ही होंगे, और नीचे डायमेंशन किसके होंगे, टाइम के। सो यहां पे वेलोसिटी के स्पीड के बराबर ही lt-1 डिवाइडेड बाय टाइम यानी t। तो ये t की पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी, lt-2। तो याद रहे स्पीड lt-1 एंड एक्सेलरेशन हियर इज lt-2, lt-2। अब चलते हैं आगे। फोर्स, बच्चा बच्चा जानता है फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेटा मास होगा m और एक्सेलरेशन हम खोज चुके हैं lt-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फोर्स। सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होगा बेटा फोर्स। फोर्स के डायमेंशन दोबारा बोलते हैं mlt-2, mlt-2। लास्ट वी हैव वर्क। वर्क मतलब फिजिक्स की टर्म्स में व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वी से वर्क इज डन, राइट। सो हम कह सकते हैं वर्क क्या है यहां, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें फोर्स mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा l, तो जो डायमेंशंस मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, ml2 t-2। क्या मिल गया बेटा, ml2 t-2। दोबारा से दोहरा देते हैं। स्पीड lt-1, एक्सेलरेशन lt-2, फोर्स mlt-2 एंड वर्क इज ml2 t-2। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल है। यदि इंटर कन्वर्टेबल है तो दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। तो जो वर्क की थी वही एनर्जी। अब एनर्जी का कोई भी रूप हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विल हैव द सेम डायमेंशन। और वो डायमेंशन कौन सी होगी, वर्क वाली। क्या थी वर्क वाली, ml2 t-2। अब बात करते हैं पावर की। तो भाई पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी रेट शब्द यूज कर रहा हूं मैं तो टाइम की बात कर रहा हूं। सो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो वर्क का हम जानते हैं ml2 t-2 डिवाइडेड बाय t। सो ये हमें मिल गया किसके बराबर, ml2 t-3, ml2 t-3। अब ये पावर भी कहीं भी यूज हो हमेशा यही रहेगा। आफ्टर दैट प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम कह सकते हैं जो प्रेशर होगा इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहां लिख सकते हैं फोर्स के mlt-2, एरिया इज L2, hence we will obtain ml-1 t-2। ये हमारा प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये कहीं भी है, सपोज अभी मैं खड़ा हूं, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, उसके लिए भी डायमेंशन यही है। एक गैस कंटेनर में है, कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगेन सेम। डायमेंशंस कभी भी एक क्वांटिटी के
टॉपिक बदलने से बदलेंगे नहीं। एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं वो काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, कोई भी फॉर्म हो, हमेशा सेम रहेंगे। मूविंग ऑन, आगे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डेंसिटी। ये सारी टर्म्स किस में है? वेव्स में हम बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, कोई चीज एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी बार होती है, पर यूनिट टाइम, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग। सो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम। सो हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस होंगे वो होंगे 1 बाय टी, यानी किसके बराबर? t माइनस 1। यदि बात करें वेवलेंथ, जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो उसका यूनिट सोचो। वेवलेंथ किस में होता है? मीटर सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को ही मेजर करने का एक तरीका है। मीटर सेंटीमीटर लेंथ को ही मेजर करता है। सो जो वेवलेंथ है वो भी लेंथ में ही डायमेंशन रखती है अपनी। सो हम कह सकते हैं L1, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या M0 L1 T0, एक ही बात। एम्पलीट्यूड, अगेन एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो दूरी होती है मीन से एक्सट्रीम तक की। सो इट इज अगेन having the dimensions of length. Similarly, we have energy density. Energy density. What is energy density? Density is per unit volume. When I say mass density, तो mass per unit volume. When I say energy density, तो energy per unit volume. So energy per unit volume. Energy अभी देखा था बच्चों, force into displacement, mlt minus 2 into L, यानी ml2 T minus 2 divided by वॉल्यूम L क्यूब। सो हमारे पास ये आ गया ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2। ये हमारे पास आ गई किसकी? एनर्जी डेंसिटी की। किसकी आ गई? एनर्जी डेंसिटी की। अब एक बार रिलेट करो, ये ml माइनस 1 T माइनस 2 कहीं आया था पहले? ml माइनस 1 T माइनस 2, भाई पेपर में यूएनडी में क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सारी क्वांटिटीज दे दी, किस किस की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो हमने कहा इधर एनर्जी डेंसिटी का और इधर प्रेशर का। क्या दोनों सेम क्वांटिटीज है? नहीं। क्या उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? हाँ। तो क्वांटिटीज अलग अलग हो तब भी उनका क्या सेम हो सकता है भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एस्केप वेलोसिटी। मैंने बताया फोर्स का कोई भी रूप हो, ग्रेविटेशनल हो, एनी फोर्स इट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमेशा अगर हम बात करेंगे जो इसके डायमेंशंस होंगे वो फोर्स वाले ही रहेंगे, दैट इज MLT माइनस 2। अब बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्या फॉर्मूला था? ग्रेविटेशन में पढ़ा था F इक्वल टू GM1M2 बाय R स्क्वायर। हमें इसके डायमेंशन चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं G के जो डायमेंशन आएंगे वो आएंगे F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? M1 M2। तो मुझे बताओ जल्दी से, फोर्स के क्या है? ML T माइनस 2, R के क्या है? लेंथ L2, M1 M2 मास। सो ये हमें मिल गया M माइनस 1 L3 T माइनस 2। ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी और स्पीड के डायमेंशन सेम, किसके बराबर? L T माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल। अभी हमने देखा था एक रेडियन किसके बराबर था? जब आर्क की दूरी और रेडियस की लंबाई क्या हो? बराबर। हम जानते हैं एंगल जो है बेसिकली इट इज आर्क अपॉन रेडियस। अब मुझे सोच के बताओ आर्क क्या है? लंबाई ही है।
लेंथ ही है, रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है। सो जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो L में रिप्रेजेंट हो जाएंगी, मतलब L की पावर बची नहीं, मतलब m0 L0 T0। तो एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। क्या यूनिट है, हाँ है, बट क्या डायमेंशन है, नहीं। मतलब डायमेंशन नहीं है बट यूनिट एग्जिस्ट करता है। सो एंगल इज रेशियो ऑफ टू identical fundamental quantities, hence the dimensional formula is such a way that the dimensions of each fundamental quantity is 0, शून्य, m0 L0 T0। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भाई एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगल कवर करने का रेट, यानी इसके डायमेंशंस एंगल अपॉन टाइम वाले होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एंगल, अभी देखा डायमेंशनलेस, और टाइम t से, तो भाई लिख सकते हैं क्या, m0 L0 T0 बाय t, यानी m0 L0 T -1। ये कहां आया था, t -1, याद करो याद करो याद करो, फ्रीक्वेंसी। सो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या फ्रीक्वेंसी और एंगल के, एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन सेम है, बिल्कुल सेम। आगे आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको डायमेंशनली अगर हम टाइम से और डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। विल ऑब्टेन व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज m0 L0 T -1, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, इसका रेट ऑफ चेंज बाय t। सो दिस विल गिव मी m0 L0 T -2। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल इज लीनियर एक्सेलरेशन ओनली। टेंजेंशियल क्या है भाई, लीनियर एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का था याद करिए, LT -2, लंबाई L, वेलोसिटी LT -1, एक्सेलरेशन LT -2, फोर्स MLT -2, वर्क ML2 T -2, एनर्जी ML2 T -2, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम उतर जाते हैं रोटेशनल मोशन में, और वहां टर्म्स आती हैं चार जो हमने लिखी है यहां पे। टॉर्क, भाई टॉर्क जानते हैं सारे, किसके बराबर है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, परपेंडिकुलर वाला। मतलब नहीं है अभी, मतलब इसकी डायमेंशन से है भाई। डायमेंशन है फोर्स इंटू लेंथ की, फोर्स ml T -2 RL। सो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, ml2 T -2। अब दोबारा पूछता हूं, ये कहां आई थी, सोच के बताओ जल्दी से। फोर्स इंटू लेंथ कहां आया था, वर्क में। कहां आया था, एनर्जी में। सो वर्क, एनर्जी, टॉर्क के डायमेंशंस क्या हैं, सेम। बट क्या एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नो, they are not representing the same quantity at all, yet their dimensional formula are coming out to be same. Then comes movement of inertia. inertia है रुकावट, लीनियर इनर्शिया होता है मास, और मोमेंट मतलब प्रोडक्ट। किसके साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, मास का आर के साथ। जो दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है एक्सिस से मास की, उसके दूरी का स्क्वायर, mr²। सो ये आ गया हमारे पास, मास इज इन m, r लेंथ है, टाइम का कोई काम नहीं इधर। ये सारे फॉर्मूले आप एक्चुअली हर चैप्टर में पढ़ते हैं। इस टॉपिक के साथ क्या है कि इसके सारे फॉर्मूले जो हैं, जितनी भी आप फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन सब क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन अलग अलग चैप्टर में होगा। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr, मास m, वेलोसिटी lt -1, r लंबाई, सो हमने यहां लिख दिया L2। दोबारा, मास m, वेलोसिटी lt -1 इंटू r, r भी लंबाई है,
रेडियस, सो डायमेंशंस L वाले होंगे, सो ml2 t minus 1. This is the dimension, rather dimensional formula of angular momentum. Then we have radius of gyration. भाई रेडियस आ गया, किसका रेडियस है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेडियस ऑफ gyration it will indicate what, length only. So इसके डायमेंशन क्या होंगे, लेंथ वाले. राइट ओके बच्चों, अब हम चलते हैं हीट की दुनिया में और वहां टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहली टर्म आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हीट करंट. जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यहां हीट करंट, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी हीट अपॉन टाइम. लिख सकते हैं फॉर्मूला, हीट करंट का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम. हीट क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है और एनर्जी के डायमेंशंस हम देख चुके हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ml2 t minus 2, ml2 t minus 2 बाय टाइम यानी t. तो ये हमें क्या मिल गया, ml2 t minus 3. ये हमें किसके मिले, हीट करंट के. अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की. थर्मल कंडक्टिविटी की, व्हेन आई से थर्मल कंडक्टिविटी तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाय L. ये थर्मल कंडक्टिविटी में हीट का एक फॉर्मूला है, H इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाय L. ये हीट करंट, ये कंडक्टिविटी, A एरिया, L लेंथ और ये T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस. अब मेरे को चाहिए K के, सो मैंने यहाँ K का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं. बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, H इंटू L अपॉन A इंटू T1 माइनस T2. H बच्चों हीट करंट लिखा हुआ है ऊपर, डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t माइनस 3 इंटू L अपॉन एरिया. एरिया किसके बराबर, L स्क्वायर. T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, K. T1 माइनस T2 मतलब टेम्परेचर 200 केल्विन में से 100 केल्विन गया रहेगा तो केल्विन ही. सो यहां पे T1 माइनस T2 में टेम्परेचर के डायमेंशन यानी क्या, K. तो हमें क्या डायमेंशन मिल गए, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml1 t माइनस 3 K माइनस 1. अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी का एक बार यूनिट पूछा गया है एग्जाम में, सो डायमेंशन भी इसकी याद रहेंगे इस फॉर्मूले से, ml1 t माइनस 3 K माइनस 1. ये आ गया थर्मल कंडक्टिविटी. आखिरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T. ये है हीट, ये हीट करंट था, ये क्या है, हीट यानी एनर्जी. m मास, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस और s यहां क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो मैं s लिख सकता हूं यहां से, s आ जाएगा डेल्टा Q बाय m डेल्टा T. ये आ गया. सो मैं यहां लिख देता हूं s के डायमेंशन, डेल्टा Q यानी हीट का एक्सचेंज यानी एनर्जी, यानी ये आ गया हमारे पास ml2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय मास m और डेल्टा T. डेल्टा T यहाँ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस. क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी किसमें, केल्विन में. सो हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास m0 L2 t माइनस 2 और K माइनस 1. ये हमें किसके डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. अब आगे देखते हैं, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस. ये हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं. स्ट्रेस एक वायर में कब डेवलप होता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है. और कितना डेवलप होता है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया.
फोर्स के डायमेंशंस mlt-2 बाय एरिया l स्क्वायर। सो हमें क्या मिल गया, ml-1 t-2। ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया किसका, स्ट्रेस का। याद करो कहां आता था ये, जब नहीं याद आ रहा तो फॉर्मूला देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया कहां आता था, प्रेशर में। तो भाई स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो गए, सेम हो गए। आगे है स्ट्रेन। स्ट्रेन है जब भी हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी तो लंबाई में कोई परिवर्तन आएगा। सो जो लंबाई में परिवर्तन आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, है दोनों लेंथ ही, है क्या दोनों लेंथ। सो ये भी L ये भी L, तो बताइए क्या लिखा जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं दिस इज L0 और M0 T0, हेंस दिस इज ऑल्सो व्हाट, डायमेंशनलेस। स्ट्रेन क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस। स्ट्रेस क्या, प्रेशर वाला ml-1 t-2। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस। फिर आया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाया जाएगा, यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अभी हम देख चुके हैं ऊपर, ml-1 t-2, और भाई ये तो डायमेंशनलेस है। सो क्या एक बात ये कहनी सही होगी, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं, सेम। यंग मॉडुलस, स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या है, सेम। सो ये हमने कुछ क्वांटिटीज उठाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टॉपिक में से। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स और डाइपोल मोमेंट, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। जब मैंने बोला चार्ज, चार्ज फंडामेंटल नहीं है बेटा, फंडामेंटल क्या है, करंट। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये संदेह होता है, व्हाई आर वी टेकिंग करंट एज फंडामेंटल एंड चार्ज नॉट फंडामेंटल? बिकॉज व्हेनेवर वी टेक अ क्वांटिटी, इट्स यूनिट, इट मस्ट बी वेरी इजी टू मेजर। चार्ज मेजर करना कठिन है, बट हाँ एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं। सो ये एस्टैब्लिश किया गया कि चार्ज की जगह हम फंडामेंटल क्वांटिटी किसको लेंगे, करंट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर करंट डिपेंड होना चाहिए चार्ज पे, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। बट जब भी हम क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं तो वो इजीली एक्सेसिबल, कैन बी इजीली मेजर्ड एंड वेरी अप्रोप्रिएटली यूज्ड। सो यहां पे जो चार्ज, इट इज नॉट फंडामेंटल, इट इज व्हाट, डिराइव्ड। बट हम लिख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला, कितना चार्ज फ्लो होगा वो हम कह सकते हैं करंट इनटू टाइम। सो करंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, और टाइम किससे, टी से। सो AT लिख लें या ऐसे लिख लें, M0 L0 T1 A1। ये किसकी आ गए हमारे पास, चार्ज के। AT से याद कर लें या फिर M0 L0 T1 A1। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फॉर्मुलेस बहुत सारे पढ़े आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू QE। यदि किसी पराई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दे पॉइंट मास, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज F इक्वल टू QE। सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। Force per unit charge, that is the definition of electric field. So force, we are very comfortable with that, mlt-2, charge, current into time, AT. So this is going to give me mlt-3A-1. This is the dimensional formula. I am getting it for what, electric field. Now comes flux. Flux का फॉर्मूला भाई याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, दैट इज फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर मैं एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे किसका मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो यहां मैंने लिख दिया, दिस इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए, ML T-3A-1,
इनटू एरिया, ये एरिया है भाई, मक्कारी मत कर देना, ये करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये एरिया है। एरिया को किससे लिखते हैं, एल स्क्वायर से। सो हमें मिला m, l की पावर कितनी आ गई 3, t की पावर -3 इंटू a -1। ये किसका मिला बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे। डायपोल दो बराबर चार्जेस मैग्नीट्यूड में और नेचर में ऑपोजिट कुछ छोटी दूरी दूर रखें तो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दूरी, मतलब चार्ज और लंबाई दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो हम कह सकते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कोई चार्ज दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम और लेंथ। सो हम कह सकते हैं चार्ज के लिए भाई 80 80 80 बार बार बोलेंगे, चार्ज इज 80, लंबाई क्या है L, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया इसका, यानी m0 L1 T1 A1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बढ़ते हैं आगे। यहां पे हमें बोला गया बेटा कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्यू क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कुछ टर्म्स, जैसे कि पहली वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले दिमाग में सोचो कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें ये टर्म वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आती है। तो दिमाग में घंटी बजती है क्या, ओम्स लॉ। बिल्कुल सही। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा है V = IR। अब यहां पे हम जानते हैं करंट के डायमेंशनल एम्पेयर होता है A, बट हमें रेजिस्टेंस का नहीं पता, V का भी नहीं पता, तो दो अननोन है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं रहा। इसी प्रकार यदि एक और फॉर्मूला मैं सोचूं तो P = V²/R। यहां भी वही दुविधा आ गई, पावर तो जानते हैं अच्छे से बट बेटा V और R दोनों ही अननोन है, अज्ञात है, तो क्या करें, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें ये सब आए। सो हमें एक और फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क = Q × V। याद कीजिए, वर्क = Q × V, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम एक चार्ज Q को मूव करवाते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, W = QV। इस फॉर्मूले में क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, W पता है, Q पता है, W पता है, Q पता है, क्या नहीं पता, V। सो हम कह सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, V = W/Q। W यहां पे है वर्क, वर्क इज नथिंग बट mL2T-2। ये हम देख चुके हैं पहले भी, वर्क क्या है, mL2T-2। और चार्ज, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, सो A × T, AT मिल गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, mL2, T ऊपर जाके क्या बन गया, -3, ऊपर जाके क्या बन गया, A -1, mL2 T-3 A -1। आइए चलते हैं अगली क्वांटिटी पे। अगली क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दोबारा से V = IR हम तब लगाएंगे जब हम ये V जानते हो यहां से, बट वो पेपर में याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम किस फॉर्मूले की मदद लेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए, हम मदद ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए P = I²R। P = I²R, पावर I² × R। पावर हमें पता है, पावर हमें पता है, I भी हमें पता है, क्या खोजना है, R। सो हम बोलेंगे यहां से बेटा R = P/I²। और बेटा P है पावर, पावर को क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम, इनटू क्या लिख दिया, I²। अब काम हमारा आसान हो गया, अब बेटा काम बहुत आसान हो गया। अगर हमें डायमेंशन लिखनी है P की, ये इसकी R की, सो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क, वर्क बताओ, mL2T-2, mL2T-2। नीचे क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या लिख दिया, T। यहां क्या है, करंट, करंट के लिए क्या लिख दिया, A। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। आई थिंक सारे सहमत। ये हमने किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखी? रेजिस्टेंस की। v इक्वल टू आई आर भी लगा सकते थे अगर v हमें याद है, बट वहां याद नहीं रहता, सो हम क्या कर रहे हैं, p इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अब आते हैं मैग्नेटिज्म की दुनिया में। सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले भी बहुत सारे, बायट-सैवर्ट लॉ में भी आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन द टू वायर्स में भी आता है, बट कौन सा फॉर्मूला आसान है जहां हमें बाकी सब कुछ पता है? तो मैं बोलना चाहूंगा हम इस फॉर्मूले की मदद लेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ILB। इस फॉर्मूले की मदद लेंगे क्योंकि फोर्स पता है, करंट पता है, लेंथ पता है, तो क्या बी निकाला जा सकता है? बिल्कुल। सो बी इज F अपॉन IL। सो F है हमारे पास MLT माइनस 2, करंट A और लेंथ है L। सो ये आ गया हमारे पास ML0 T माइनस 2 A माइनस 1। ये हमारे पास आ गए किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। आइए अब चलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एरिया से। एरिया के डायमेंशन जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर निकाल लिए, तो भाई फ्लक्स का काम भी हो गया। तो हमने कह दिया B इंटू ए, जो इनके डायमेंशन होंगे वही आएंगे यहां भी। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन हम लिख चुके हैं, ML0 T माइनस 2 A माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करना है एरिया के डायमेंशन से। एरिया है लेंथ इंटू एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, यानी ये मिल गया ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। आई होप मैग्नेटिज्म के दो क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ कांस्टेंट्स। परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी कहां पे आता है? चार्जेस की दुनिया में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि भाई F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये जो K है, ये K किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इस एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ये फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और K खुद किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो देखिए क्या मैं एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं किससे? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F भी नीचे आ गया, 4 पाई भी लगा दिया, ये आ गया मेरे पास। अब ये डायमेंशन लेस है 4 पाई, बचा Q1 Q2, तो बताइए क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 को 80 इंटू 80 यानी 80 स्क्वायर, 4 पाई डायमेंशन लेस, R है लंबाई, F है MLT माइनस 2, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल गया M माइनस 1, ये L माइनस 3, T 0 A पावर 2। ये हमें डायमेंशन मिल गए किसके? परमिटिविटी कांस्टेंट के, फ्री स्पेस। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब वो डाइलेक्ट्रिक डालने से कितने टाइम्स घट गई? कितने टाइम्स घट गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल ओरिजिनल डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं E नॉट बाय ई नेट। अब भाई दोनों क्वांटिटीज सेम है, सेम क्वांटिटीज तो उनके डायमेंशन भी सेम,
तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी डायमेंशनलेस हो गई, यानी m0 l0 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए अब चलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट पे। परमिएबिलिटी कांस्टेंट यानी म्यू, फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट, इसकी हम बात कर रहे हैं, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में आता है फॉर्मूला, बायट-सैवर्ट लॉ में भी आता है, बट मुझे वो फॉर्मूला पसंद है जो दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच का फॉर्मूला होता है। यदि यहां करंट I1 है, यहां I2 है, और इनके बीच का पर यूनिट लेंथ मेरे को फोर्स निकालना है इस लंबाई पे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला रहता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। इसमें क्यों मजा आ गया भाई? F पता है, L पता है, ये तो डायमेंशनलेस है, ये कुछ नहीं करेगा। I1 I2 पता है और R भी पता है, कहानी खत्म। सो हम यहां से लिख सकते हैं, बताओ म्यू नॉट को क्या लिख देंगे? म्यू नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूले से F बाय L, R ऊपर चला गया, I1 I2 नीचे आ गए। अब बच्चों F को लिख सकते हैं MLT-2, ये L है, नीचे ये लेंथ भी द्वारा L, और करंट इंटू करंट यानी A स्क्वायर। ये L से L शहीद, क्या मिल गया? MLT-2 इंटू A ऊपर जाके क्या देगा? -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ permeability constant in magnetic field. Last we have Planck's constant. Planck constant किस फॉर्मूले में आता है याद करो? Planck constant आता है E इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां पे ये H है Planck constant, E है एनर्जी, F है फ्रीक्वेंसी। तो भाई बताइए H को क्या लिखा जाएगा? H को लिख सकते हैं E बाय F। E over here is energy. Energy is ml2 t-2. Frequency टाइम का रेसिप्रोकल t-1। तो बताइए क्या आ गया फाइनल रिजल्ट? ये आ गया हमारे पास ml2 t-1। This is the dimensional formula for what? This is the dimensional formula for what? Planck's constant. Planck's constant. अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के क्या निकाले? डायमेंशनल फॉर्मूला।